नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ध्वनि। लेसन नंबर 13। देखो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि क्या है और ध्वनि किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, किस प्रकार से ध्वनि को महसूस किया जा सकता है और ध्वनि की प्रबलता किस प्रकार से ज़्यादा रहती है या कहाँ प्रबलता अधिक होती है, किस प्रकार की ध्वनि की प्रबलता अधिक रहती है या किस प्रकार की ध्वनि की प्रबलता कम होती है। इन सभी बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम बुक की ओर। देखो बच्चों, हमने ध्यान दिया होगा कि जब हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो हमें कैसे मालूम चलता है कि हमारा जो है नेक्स्ट पीरियड आ गया है या फिर साइंस के बाद मैथ्स का पीरियड आ गया है या फिर इंग्लिश का पीरियड आ गया है। हमें कैसे मालूम चलता है? तो हमें घंटी बजती है स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर जब घंटी बजती है तो हमें मालूम चलता है, घंटी की ध्वनि हमें सुनाई देती है और इस ध्वनि से हमें मालूम चलता है कि अब हमारा ये पीरियड ओवर हो गया है और नेक्स्ट पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा यदि हम देखें, जैसे घर के अंदर हम रहते हैं, अंदर रूम में रहते हैं, कोई भी नॉक करता है गेट को, तो हमें कैसे मालूम चलता है कि कोई बाहर आया है या गेट पर कोई आया है? तो यदि कोई नॉक करता है तो उसकी ध्वनि आपके कानों तक पहुँचती है। इसी के कारण आप पहचान पाते हो कि कोई बाहर आया है और आप जल्दी से उठ के जाते हो, गेट खोलते हो, वेलकम करते हो, है ना? तो कहने का मतलब कि ध्वनि जो है किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती है, ध्वनि है क्या? अब देखो, और भी एग्ज़ाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि जब हम इंटरवल होता है स्कूल के अंदर और हम छुपन-छुपाई खेलते हैं। तो जब हम छुपन-छुपाई खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने एक दोस्त की आँखों पर पट्टी बाँधते हैं और बाकी सब जो होते हैं वो दौड़ते हैं, है ना? अब जिसकी आँखों पे पट्टी बाँधी होती है, वो जो दोस्त होता है हमारा, हम सभी को पकड़ता है। अब वो किस प्रकार से पहचान पाता है कि मेरा ये दोस्त मेरे से इतनी दूरी पर है? तो कैसे पहचान पाता है? ध्वनि सुनकर ही पहचान पाएगा वो। बच्चे जब दौड़ते हैं, इधर से उधर भागेंगे, दूर भागेंगे उससे, तो आवाज़ करेंगे, कुछ खटर-पटर करेंगे, तो वो ध्वनि उसके कानों में आएगी और उस ध्वनि की आहट को सुन कर के वो पता लगाएगा कि मेरा ये दोस्त यहाँ पर है और वो उसे पकड़ने में सक्षम होगा। आया समझ में? तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएँ हम मतलब देख सकते हैं, हमारे आस-पास इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहती है जिसके द्वारा हम ध्वनि को महसूस करते हैं। अब देखो, इसका मतलब ये है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? देखो, हमारे स्कूल के अंदर जो घंटी लगी है बच्चों, यदि हम देखें, यदि वो जब उसे नहीं बजाया जा रहा है, उस अवस्था में यदि हम उस घंटी पर हाथ लगाएँ तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल शांत रहती है। लेकिन जब बेल बजाई जाती है, जब उस घंटे के ऊपर पीटा जाता है उसको या जब बजाई जाती है घंटी, तो हम देखते हैं कि जब उस समय हम इस घंटी को टच करते हैं या छूते हैं तो हमें महसूस होता है कि अब उसमें कंपन उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है ना? इसका मतलब ये है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। बिल्कुल कंपन से ही उत्पन्न होती है। अब आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी है। जैसे हारमोनियम है, बांसुरी है, तबला है ना? पियानो है ना? और भी कई प्रकार के हैं, सितार है, गिटार है, मंजीरे हैं, करताल है। अब बताओ, इनसे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? जब इनको बजाया जाता है, इनके अंदर भी हम कह सकते हैं कि जब इनको बजाते हैं तो इससे कंपन उत्पन्न होते हैं और ये जो कंपन होते हैं, ये ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। जब कंपनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कंपनों की संख्या अधिक मात्रा में हो जाती है, तो वो ध्वनि का रूप ले लेती है, जिससे कि हमें वो महसूस हम उसको कर सकते हैं, हम उसको सुन सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र कौन-कौन से हैं तथा इनके कौन-कौन से भाग से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, क्या हम बता सकते हैं? पहले तो वाद्य यंत्रों के नाम हमें आने चाहिए, है ना? तो हमारे विद्यालय के अंदर तो बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। आपको वैभव सर सिखाते हैं म्यूज़िक लैब में ले जा कर के, है ना? तो जिसके अंदर सितार है, गिटार है, ढोलक है, बाँसुरी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसके कौन से भाग से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो इसके लिए ये मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। देखो, यदि हम ढोलक की बात करें, तो ढोलक के दोनों ओर तनित झिल्ली होती है। तो उस तनित झिल्ली पर जब हम प्रेशर डालते हैं या फिर उसके ऊपर जब हम पीटते हैं या उसके ऊपर जब आहट करते हैं, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होते हैं उसके अंदर, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बाँसुरी बजाते हैं, तो बाँसुरी के अंदर आपने देखा होगा वायु स्तंभ होते हैं, तो वायु स्तंभ से जो है कंपन उत्पन्न होते हैं। जब हम बाँसुरी को बजाते हैं, तो कंपन उत्पन्न होकर के, ये कंपन जो होते हैं, जब एक साथ एकत्रित होकर के और वायु स्तंभ से बाहर निकलते हैं, तो ध्वनि का रूप लेकर बाहर निकलते हैं।
तो बांसुरी के अंदर कौन-सा भाग है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है? वायु स्तंभ से। हारमोनियम के अंदर भी वायु स्तंभ होते हैं ना, पीछे वाले पर्दे के ऊपर वायु स्तंभ होते हैं, है ना? जब हम उसको बजाते हैं तो उसमें से वायु बाहर निकलती रहती है ना? तो ये कंपन बाहर निकलते हैं और इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके साथ-साथ गिटार और सितार की बात करें तो इसके अंदर जो है तार होते हैं, तनित तार होते हैं। तो इन तनित तारों को जब हम बजाने का प्रयास करते हैं या इनके ऊपर प्रेस करते हैं या इनको टच करके जब हम अनुकूल ध्वनि जो है हम इनसे बना सकते हैं, अनुकूल स्वर हम इनसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न वाद्य यंत्रों के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए अलग-अलग भाग है ना? जिनके बारे में हमें नहीं मालूम था, आज हमें मालूम चला इसके बारे में। लेकिन देखो बच्चों, अब ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि जो है हम इस प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे और भी हम एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम जो है फ्राइंग पैन हमारे घर में होता ही है, उस फ्राइंग पैन को हम किसी कील पर लटका दें और कील पर लटका करके धागे से बाँध कर लटका दिया। अब हमने एक चम्मच लिया और एक चम्मच लेकर जब हम उसको पीटेंगे, पहले तो हम उसके ऊपर उसको ऐसे ही छू कर देखेंगे जब वो शांत अवस्था में है ना? वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जब हम उसको छू के देखेंगे तो हम देखते हैं कि वो बिल्कुल शांत है। लेकिन जैसे ही हम उसको चम्मच से प्रहार करेंगे उसके ऊपर या जैसे ही चम्मच से उसको पीटेंगे, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। अब कैसे मालूम चलेगा कंपन उत्पन्न हो गए? तो हम जब उसको छू कर देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन होते हैं और ये वाइब्रेशन जो होते हैं इन्हीं को हम कंपन कहते हैं और इसी कंपन के कारण ही इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और टन 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 बोलता है ना? जब किसी के घर में जो है बच्चा जन्म लेता है, नया नया शिशु जब जन्म लेता है और जब लड़का होता है तो छत पे जाकर के थाली बजाते हैं तो उसकी ध्वनि जो है चारों तरफ सुनाई देती है सभी को। एक पॉजिटिव जो है वाइब्रेशन उससे जाती है ना? तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे रबर का छल्ला है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों। जैसे एक रबर का छल्ला है, रबर के छल्ले से भी हम जो है ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पुराने जो रबर आते थे पहले वाले, सिंथेटिक रबर की बात नहीं कर रही मैं, जो पुराने रबर बैंड आते हैं उन रबर को जब हम खींच करके और जब हम छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं खींच करके दोनों हाथ से खींचकर तनित कर देते हैं और फिर हम बीच में से उसको अपने मित्र से कहते हैं कि उसके ऊपर जो है थोड़ा-सा नाखून से प्रहार किया जाए, तो हम देखते हैं कि वो भी जो है उसके अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं, वो वाइब्रेट करने लगता है और वो वाइब्रेट करने लगता है तो उसमें भी ध्वनि उत्पन्न होती है। हालाँकि उस ध्वनि की प्रबलता, उसका आयाम कम होता है। देखो आयाम किसे कहते हैं? आयाम का मतलब ये है बेटा कि जैसे ध्वनि के अंदर कंपनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसका आयाम अधिक होता है ना? अगर कंपनों की संख्या कम है, तो उसका आयाम कम होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल रबर बैंड के अंदर जब मैं उसको तनित करके और जब मैं उसके ऊपर मारूँगी या प्रेस करूँगी उसके ऊपर, तो मैं देखूँगी कि उसके अंदर जो कंपन उत्पन्न होंगे, बहुत ही धीमे उत्पन्न होंगे। उसकी जो ध्वनि होगी, बहुत धीमी होगी, है ना? 1 घंटे की ध्वनि और उसकी ध्वनि में रात-दिन का फ़र्क होगा। इसका मतलब ये है कि जब कंपनों की संख्या अधिक होती है, तो उसका आयाम अधिक होता है ध्वनि का और जब कंपनों की संख्या कम होती है, तो उसका आयाम कम होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हमने एक थाली ली, घर के अंदर सभी के घर में थाली है ना? किनार वाली जो थाली होती है, आपके घर में कोर वाली जो थाली होती है, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया, उसको रख दिया बाहर चौक के अंदर। अब क्या किया हमने कि उसको पहले देखा वो बिल्कुल शांत है पानी, शांत है। अब मैंने क्या किया कि उसकी जो किनार थी उसके ऊपर चम्मच से प्रहार किया। अब जैसे ही चम्मच से मैंने किनार पर प्रहार किया तो मैंने देखा कि उससे ध्वनि उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि जो थाली की किनार थी उसके ऊपर जैसे ही प्रहार किया वैसे ही उसके अंदर कंपन उत्पन्न हुए। जैसे ही उसको पीटा चम्मच से वैसे ही उसके अंदर जो है कंपन उत्पन्न हुए। इसके साथ-साथ इन कंपनों को हम देख भी सकते हैं। अब कैसे देख सकते हैं? देखो, जो पानी मैंने उस थाली के अंदर डाला था, जब मैं थाली की किनार पर चम्मच से प्रहार करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, उसके अंदर भी वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं और विभिन्न प्रकार की लहरें बनती हैं। तो ये पहले तो पानी शांत था, लेकिन जैसे ही मैंने चम्मच से प्रहार किया, वैसे ही देखा मैंने उसके अंदर जो है लहरें बनने लगी पानी के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर भी कंपन उत्पन्न होते हैं। मतलब पानी के अंदर भी हम ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको हम सुन सकते हैं। है ना? हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर उत्पन्न होने वाली ध्वनि का आयाम बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वायु के अंदर जो है सबसे ज़्यादा देखो, प्रश्न आता है, आप बड़े होगे 12th तक जाओगे तब तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की प्रबलता सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ठोस में, द्रव में या फिर गैसेज़ में? तो अब ये आप तो कहोगे नहीं मैम गैसेज़ में होती है, नहीं गैसेज़ में नहीं होती है, सबसे ज़्यादा ठोस में होती है।
आप क्या खाली हवा के अंदर किसी चीज़ को प्रहार करोगे तो क्या उससे ध्वनि उत्पन्न होगी? नहीं। लेकिन यदि आप ठोस लोहे की कोई धातु का कोई भी बर्तन है, उसको यदि आप दूसरे किसी भी चीज़ से आप प्रहार करते हो, तो आप देखते हो उसके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि ठोस के अंदर ध्वनि की प्रबलता सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद गैसेज़ में और फिर सबसे कम द्रव में रहती है। ठीक है? अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, इसके अलावा और भी हम बना सकते हैं। देखो नारियल का एक खोखला खोल लेकर के उसको हम जो है एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं, उससे एक तारा बना सकते हैं, है ना? जो एक तारा होता है उसके अंदर भी एक तनित तार होता है और उस तार के ऊपर जब हम एक धनुष की आकृति का जो है वो आर्टिफ़िशियल धनुष ही बनाएँगे हम, है ना? हल्की-सी डंडी को थोड़ा-सा घुमा करके एक धागा बाँध देंगे और फिर एक तारे को जब हम बजाएँगे तो हम देखते हैं कि उससे भी जो है कंपन उत्पन्न होते हैं उसमें और एक ध्वनि उत्पन्न होती है। हालाँकि उसका आयाम कम रहता है, लेकिन उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम एक तारा भी बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी बना सकते हैं, है ना? अब देखो आपकी बुक के अंदर बेटा पेज नंबर 159 पे देखिए सारणी 13.1 के अंदर आपको एक सारणी दे रखी है। इसके अंदर आप 2 तो वाद्य यंत्र यहाँ पर बता रखे हैं, वीणा और तबला। इसके साथ-साथ इनके ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भागों के नाम हमको लिखने हैं, है ना? जैसे वीणा के अंदर तो तनी डोरी है, सितार के अंदर भी तनी डोरी होती है, गिटार में भी तनी डोरी होती है, तबला जो है यहाँ पर उसके अंदर तनी झिल्ली है, 2 तो दे रखे हैं, बाकी हमको खुद को भरने हैं इसके अंदर, है ना? तो हम भरेंगे, कैसे भरेंगे? अब देखो इसके अंदर सितार नहीं है, गिटार नहीं है, हारमोनियम नहीं है, मंजीरा नहीं है, बांसुरी नहीं है, ढोलक नहीं है, मृदंगम नहीं है। इन सभी को हम भर सकते हैं और इनके तनित भागों के नाम भी बता सकते हैं, है ना? जैसे सितार और गिटार का भी मैंने बताया तनित जो है तार होता है इसके अंदर, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हारमोनियम के अंदर वायु स्तंभ होते हैं, बाँसुरी के अंदर वायु स्तंभ होते हैं, ढोलक के अंदर जो है तनित झिल्ली होती है ना? और इसके साथ-साथ ढोलक में भी तनित झिल्ली होती है ना? और आपके जो मृदंगम होते हैं, इसके अंदर भी जो है हम कह सकते हैं मृदंगम जो होते हैं, ये तो धातु के बने होते हैं। खड़ताल जो होते हैं, ये भी जो है लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो धातु की जो वो लगी होती है इसके अंदर, क्या बोल सकते हैं? खड़ताल देखी है आपने? तो उनको जब हम आपस में प्रहार करते हैं तो उसके अंदर जो है डबल ध्वनि उत्पन्न होती है इसके अंदर। एक तो लकड़ी की ध्वनि जिसका आयाम कुछ कम होता है, इसके साथ-साथ उसके अंदर जो गोल-गोल धातु की बनी हुई छर्रियाँ जो लगी होती है, उनके बजने से उनमें उत्पन्न होने वाले कंपन से और भी अधिक जो है आयाम वाली ध्वनि उत्पन्न होती है ना? तो इस प्रकार से हम जो है इस सारणी को भी पूरा करेंगे बेटा। तो अब इस प्रकार से हम ध्वनि की परिभाषा बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे? कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, जब कोई भी वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर-उधर या फिर हम कह सकते हैं कि आगे-पीछे, किसी भी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति के आगे-पीछे या इधर-उधर गति करना और उससे उत्पन्न होने वाले कंपनों से ही क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है ना? तो कंपन की संख्या अगर अधिक होगी तो ध्वनि उतनी ज़्यादा प्रबल होगी, उसका आयाम अधिक होगा। यदि कंपनों की संख्या कम है तो उसका आयाम भी कम होगा, उसकी प्रबलता भी कम होगी। देखो और भी एग्ज़ाम्पल्स हमारी बुक के अंदर दे रखे हैं पेज नंबर 160 पे देखिए। एक क्रियाकलाप और किया है, बहुत ही सुंदर सा क्रियाकलाप है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि 6 जो है धातु के ग्लास लिए हैं। 6 धातु के ग्लास लेकर के हमने क्या किया है कि इनको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है? अब हमने फर्स्ट के अंदर पानी डाला बहुत ही कम मात्रा में पानी डाला है, फिर उसके बाद सेकंड के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। हम कह सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर हमने 10 एमएल पानी डाला, सेकंड के अंदर हमने 20 एमएल डाला, फिर थर्ड के अंदर हमने 30 एमएल डाला, फिर फोर्थ के अंदर हमने 40 एमएल डाला, फिर फिफ्थ में 50 एमएल डाला और सिक्स्थ वाले ग्लास के अंदर हमने 60 एमएल पानी डाला, ठीक है? हमने 6 ग्लास को एज़ इट इज़ रख दिया और हम बैठ गए वहाँ पर। अब हमने क्या किया, धातु के ग्लास लिए और धातु की चम्मच ली। अब देखो सुनो, हम एक वाद्य यंत्र बना रहे हैं, हम इस तरीके से वाद्य यंत्र तैयार कर सकते हैं घर के अंदर, है ना? अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सबसे जो फर्स्ट नंबर ग्लास है, जिसके अंदर पानी सबसे कम लिया है हमने, उसी ग्लास पर सबसे पहले प्रहार करते हुए हम वन बाय वन एक-एक ग्लास को कवर करते हुए उसके ऊपर प्रहार करते जाएँगे, तो हम देखेंगे कि एक बहुत ही सुंदर ध्वनि जो है उत्पन्न होगी। क्योंकि सभी ग्लासेस पर प्रहार करने पर उसके अंदर जो है कंपन उत्पन्न होंगे और सभी के कंपनों के आयाम भी अलग होंगे, प्रबलता अलग होगी, तो जिसके कारण एक सुंदर ध्वनि जो है उससे उत्पन्न होगी और इस प्रकार से हम घर के अंदर भी जो है वाद्य यंत्र तैयार कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये तो हमने समझा कि भई हमारे आस-पास ध्वनि हमें जो है किस प्रकार से उत्पन्न होती है और
कंपनों से उत्पन्न होती है, ये है, ठीक है ना? लेकिन हम जब बोलते हैं तो हमारे अंदर से, मनुष्यों के अंदर से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब हम बोलते हैं तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो कभी आपका ध्यान गया है कि हमारा जो कंठ है, जब हम बोलते हैं तो कंठ पर हाथ लगाइए। देखो हमारा जो कंठ है, ये श्वास नली यहीं पर होती है। ये श्वास नली के यहाँ पर कंठ, श्वास नली और श्वास नली के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक लैरिंक्स होता है, जिसे हम कहते हैं वाक यंत्र। क्या कहते हैं? वाक यंत्र। आप जब बोलोगे तो आप देखोगे इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, कंपन उत्पन्न होते हैं। हो रहे हैं? बोल के देखना आप, तो आपको मालूम चलेगा कि जब हम कंठ पर हाथ लगाते हैं, तो हम देखते हैं, जब हम बोलते हैं, बोलते समय जब कंठ पर हाथ लगाते हैं, तो हमारे कंठ में भी एक लैरिंक्स पाया जाता है, एक वाक यंत्र पाया जाता है। ये जो वाक यंत्र होता है, इसके अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम ये वाक्य यंत्र क्या होता है? सच है ना? अब ध्यान दो इधर कि वाक्य यंत्र क्या होता है। देखो बच्चों, हमारी श्वास नली में हमारा जो श्वास नली है, इसके ऊपरी भाग पर वाक्य यंत्र होता है। ये जो वाक्य यंत्र होता है, मैं कह सकती हूँ कि इस वाक्य यंत्र जो होता है, ये 2 तंतुओं के द्वारा तनित रहता है। और ये जो तंतु होते हैं, इनके बीच में एक झिर्री पाई जाती है, पतली। अब हमने जब श्वसन पढ़ा था, रेस्पिरेशन जब हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि जब उच्च वसन करते हैं, तो उच्च वसन के समय जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जब फेफड़ों से वायु श्वास नली से होकर ही बाहर आती है, हमने ये देखा था। तो जब श्वास नली से होकर के वायु बाहर की ओर आती है, तो ये इस वाक्य यंत्र से होकर गुजरती है। तो इस वाक्य यंत्र के अंदर मैंने अभी आपको कहा कि 2 तनित तंतु होते हैं और बीच में पतली झिर्री पाई जाती है। तो इस पतली झिर्री से ये टकराती है। ये वायु जब फेफड़ों से होकर, श्वास नली से होकर, जब ये इस पतली वाक्य यंत्र की पतली झिर्री से टकरा करके टकराती है, तो उससे उसके अंदर कंपन उत्पन्न होते हैं और इन कंपनों के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं, तो हम उस समय उच्च वसन कर रहे होते हैं। सच है ये, है ना? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वायु उस झिर्री से टकरा कर ही आती है, जिसके कारण हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है ना? कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है ना? तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य यंत्र होता है, जो कि श्वास नली के ऊपर स्थित होता है और ये 2 तंतुओं के द्वारा जो है, वाक तंतुओं के द्वारा ये तनित होता है। इसके बीच में जो है वायु निकलने के लिए एक पतली झिर्री पाई जाती है और जब उच्च वसन करते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से होकर, श्वास नली से होकर के और जब वाक यंत्र की इस झिर्री से टकराती हुई बाहर की ओर आती है, तो इससे कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ध्यान दो आगे कि देखो इसमें एक चीज़ और है बच्चों, कि जब ये वाक तंतु, अभी ये तो हमने देखा कि वाक तंतु के द्वारा उत्पन्न होती है ना? लेकिन जब वाक तंतु अधिक तनित होते हैं, तो ध्वनि जो होती है वो उसकी हम कह सकते हैं कि पतली ध्वनि उत्पन्न होती है ना? या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चों में या महिलाओं के अंदर जो वाक तंतु होते हैं, वो अधिक तनित होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज़ जो होती है बहुत ही तीखी और सुरीली होती है ना? और महिलाओं की आवाज़ भी जो है थोड़ी सुरीली होती है। बच्चों से कम, लेकिन फिर भी पुरुषों से अधिक जो है सुरीली होती है। जबकि पुरुषों के अंदर वाक तंतु जो होते हैं वो तनित तो होते हैं, लेकिन कुछ ढीले होते हैं, है ना? जिसके कारण किशोरावस्था के दौरान जो है इनमें कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है उनकी आवाज़ जो होती है महिलाओं से और बच्चों से कुछ मोटी उत्पन्न होती है, या ध्वनि जो होती है कुछ मोटी उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि पुरुषों में ये वाक तंतुओं की लंबाई जो है कम से कम कितनी होती है? 20 मिलीमीटर होती है। जबकि महिलाओं में वाक तंतुओं की लंबाई 15 मिलीमीटर ही है और बच्चों के अंदर वाक तंतुओं की लंबाई देखें तो बहुत ही कम होती है, 8 टू 10 मिलीमीटर के आसपास होती है ना? तो इसी प्रकार इनकी ध्वनि में भी जो है वो परिवर्तन रहता है। अलग-अलग प्रकार की जो है वाक ध्वनियाँ इनमें होती हैं। इसके लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम कागज़ का एक टुकड़ा लेंगे और चित्र 13.9 के अंदर हम देखेंगे कि हमने कागज़ का टुकड़ा लिया है। कागज़ के टुकड़े की एक पतली झिर्री हमने बनाई है और झिर्री को बना करके उसको हमने उँगलियों के बीच में इस प्रकार से पकड़ करके उसके बीच में जब हम फूँक मारेंगे, तो हम देखते हैं कि जब हम उसको ढीला पकड़ते हैं, तनित रखते हैं जब, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से ध्वनि जो होगी वो अच्छी और तीखी ध्वनि उससे निकलेगी, है ना? उसका आयाम अधिक होगा, उसकी प्रबलता अधिक होगी। लेकिन जब हम उसको लूज़ छोड़ देंगे,
ढीला पकड़ करके उसको उसमें जब फूँक मारेंगे कागज़ की पट्टी के बीच में, तो हम देखेंगे कि उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि की प्रबलता कम होगी और उसका आयाम भी कम होगा, है ना? तो इस प्रकार से हमने जो है बच्चों आज ध्वनि के बारे में पढ़ा। ध्वनि क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होती है और कौन-कौन से वाद्यंत्र है, किन-किन वाद्यंत्रों की कौन-कौन से भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। तो आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे।